Hello students, welcome to AgriMoon channel. My name is Abhi Sarva and it's a plant pathology introductory lecture number first. In this lecture, we talk about some introductory part of the plant pathology. So let's start this lecture. So we start this lecture with the definition of the pathology. Before going to the definition of the pathology, we first going to the meaning of the pathology. दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी की डेफिनेशन को जाने से पहले हमें पैथोलॉजी वर्ड का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग. सो पैथोलॉजी इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स. वन इज पैथो एंड अनदर इज लॉजी. हेयर पैथो मीन डिजीज एंड लॉजी मीन स्टडी, यानी कि डिजीज को स्टडी करने को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं. सो प्लांट पैथोलॉजी इज प्लांट्स की डिजीज को स्टडी करने को क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं. सो प्लांट पैथोलॉजी इज अ डेट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द कॉज, ईटियोलॉजी, रिजल्टिंग लॉसेस एंड द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज. सो प्लांट पैथोलॉजी हमारी एग्रीकल्चर साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? रीजन के बारे में पढ़ते हैं, कोज के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा प्लांट क्यों सफ़र कर रहा है. और ईटियोलॉजी का मतलब उस सफ़र के पीछे कारण क्या है, यानी कि जो जिसके कारण हमारा प्लांट सफ़र कर रहा है वो सफ़र क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न क्या है. सो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है. इट्स अ लिविंग और द नॉन लिविंग एंड आल्सो द इन्वायरमेंटल फैक्टर. सो बेसिकली हमारे तीन तरह के ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. वन इज लिविंग, नॉन लिविंग एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर. लिविंग फैक्टर्स के अंदर जैसे हमारा फंजाई आ गया, बैक्टीरिया आ गया, एल्गी आ गया, प्रोटोजोल्स आ गए एंड द आल्सो कम द एल्गी, प्रोटोजोल्स, दीज आर वायरसेस कम्स अंडर द लिविंग फैक्टर्स. और नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर जैसे हमारा सोयल पीएच का इम्पैक्ट हो गया, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, सो दीज कम अंडर द नॉन लिविंग फैक्टर्स. देन वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे टेम्परेचर का इम्पैक्ट आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट आ गया, सो दीज आर कम अंडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर. देन वी टॉक अबाउट द रिजल्टिंग लॉसेस, कि हमें डिजीज से कितने लॉसेस होते हैं, हाउ मच लॉसेस हुई से अराउंड. अगर डाटा की बात करें सो अराउंड 20 से लेकर 25% जो हमें लॉसेस होते हैं हमारे क्रॉपिंग साइकिल में वो डिजीज़ के कारण होते हैं, यानी कि प्लांट डिजीज़ के कारण होते हैं. सो 20 से लेकर 25% जो लॉसेस होते हैं दीज आर फ्रॉम द disease part. Then we talk about some control measure, how control of plant disease. This is the application of the pathology and this is the one of the most important point of the pathology. So इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि how we control the plant pathogens. Plant pathogens को, disease को हम कैसे control कर सकते हैं, कैसे हम अपने plants को suffer होने से बचा सकते हैं. So this is the definition. और basically हमारी जो plant pathology इन 4 points के इर्द गिर्द घूमती है. One is cause, second is etiology, third is resulting losses and fourth one is control of the plant disease. Now check out its objective. What are its objectives? So अगर इसके objectives की बात करें so इसके basically student 4 objectives हैं. So first objective that is based upon its etiology point, to study the living, नॉन लिविंग, इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ द प्लांट डिजीज. इसके अंदर हम लिविंग, नॉन लिविंग और इन्वायरमेंटल कॉजेज के बारे में स्टडी करते हैं. एंड इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इनके वैसे तो इनके सिम्टम्स लगभग सेम से होते हैं लेकिन जो इनका कंट्रोल मेजर वो अलग अलग हो सकता है. लिविंग का कंट्रोल मेजर अलग है, नॉन लिविंग का अलग होता है और इन्वायरमेंटल का अलग होता है. इसीलिए इसका जो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिम्टम आ रहे हैं, हमारा प्लांट जो सफ़र कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. देन गोइंग फॉर द सेकंड ऑब्जेक्टिव. सेकंड ऑब्जेक्टिव हम क्या पढ़ते हैं? टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट बाय द पैथोजन, यानी कि हमारा पैथोजन किस तरह डेवलप होता है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट फेज है, किस तरह उसका लाइफ साइकिल चलता है. सो दिस कैन बी स्टडी इन अवर द सेकंड पॉइंट इन द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर प्लांट पैथोलॉजी. देन वी गोइंग टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव. इट इज द टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्लांट एंड द पैथोजन. प्लांट और पैथोजन में कैसा इंट्रैक्शन होगा, कि वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है या नेगेटिव इंट्रैक्शन है. वैसे तो जो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर नेगेटिव इंट्रैक्शन पढ़ते हैं. नेगेटिव इंट्रैक्शन में कैसे, कि जैसे किस तरह इंट्रैक्ट करता है, जैसे हमारे प्लांट की हाइट डिक्रीज हो जाती है, हमारे फ्रूट्स का साइज सही तरह बन नहीं पाता. सो दिस इज द नेगेटिव इंट्रैक्शन जो कि हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं. नाउ वी चेक आउट द फोर्थ पॉइंट, टू डेवलप द मेथड्स ऑफ द मैनेजिंग द डिजीज टू रिड्यूस द लॉसेस कॉज बाय दैम. अब हमने वो मेथड्स यूज़ करने हैं ताकि हम डिजीज़ को मैनेज कर पाएँ और जो हमारे जो लॉसेस होते हैं उनको मिनिमम टू मिनिमम क्या कर सके. यानी कि हमने क्या करना है, जो लॉसेस को मिनिमम टू मिनिमम करना है ताकि हम हमारे जो इकोनॉमिकल पार्ट है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें. सो दिस इज़ द फोर ऑब्जेक्टिव्स. और कहीं ना कहीं जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी इन्हीं 4 ऑब्जेक्टिव्स के आसपास घूमती है और इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं.
Now we check out its history. What is the history of the plant pathology? How it was start, how it's मतलब it's changing our faces, how its modern faces come. So now check its history part of the plant pathology. The first attention of a man to plant disease and the development of his science of plant pathology was initiated in the European countries. The one of the great philosophers and the greatest botanists in the world, Theophractus, around 286 BC, recorded some plant BC around 2400 year ago. थियोप्रैक्टिस पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट डिजीज को स्टडी किया था, इन्होंने इंटरेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका कोज के बारे में बताया, यानी किसके कारण होती है, बताया था कि हमारे प्लांट को सफ़र करे, लेकिन सफ़र के पीछे उसका कोई इटोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हमें नहीं बता पाए, और उसका थोड़ा बहुत लॉसेस के बारे में बताया। लेकिन जो बाकी जो दो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमारे थियोप्रैक्टिस ने उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो करके इनको इतना ज़्यादा इनकी कोई खास डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन ये पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट डिजीज़ को रिकॉर्ड किया था। Now, the discovery of the compound microscope by the Dutch worker Antony van Leeuwenhoek in 1675. एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1675 के अंदर एक न्यू एरा लेके आए थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप को स्टडी करने के लिए, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। एंड इट्स कम्स इन द रेवोल्यूशनरी फेज इन द प्लांट पैथोलॉजी, ना सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बल्कि बायोलॉजी के अंदर भी एक रेवोल्यूशनरी फेज आया। सो उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को स्टडी किया इन 1863 के अंदर, सबसे पहले बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। सो अब जो ये माइक्रोब्स थे जिनको हम पहले न्यूड आई से नहीं देख पाते थे, अब एक माइक्रोस्कोप हमारे पास आ चुका था, अब हमको ईजिली स्टडी कर सकते थे। इससे थोड़ा जो ये जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी की थोड़ी ब्रांच है, इसमें थोड़ी बहुत रेवोल्यूशनरी फेस आने शुरू हो गए। उसके बाद इटालियन बॉटनिस्ट आए P.A. माइकली। इन्होंने फर्स्ट डिटेल स्टडी की थी फंजाई के ऊपर 1729 के अंदर। इन्होंने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई के ऊपर स्टडी की। सबसे पहले हम फंगस की बात करें, सबसे पहले अगर हिस्ट्री बात करें तो सबसे पहले फंजाई डिजीज आती है, उसके बाद हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम किसके बाद बात करते हैं, वायरल डिजीजेस की हम बात करते हैं। So now the next point, going to the next point, that is the foundation of the modern plant pathology was built by Anton de Bary for the discovery of the late blight pathogen. एंटोन डी बैरी को उनकी लेट ब्लाइट पैथोजन की डिस्कवरी के कारण उनको एज अ फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके जो कोजिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो प्लांट लेट ब्लाइट है, जो पैथोजन है, इसके पीछे जो इटोलॉजिकल फैक्टर है, जो फंजाई है, डेट इज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, उनके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। दैट्स वाई इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द प्लांट पैथोलॉजी वर्ल्ड एंड आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि उन्होंने जो आयरलैंड के अंदर जो एपिडेमिक आया था लेट ब्लाइट डिजीज के कारण पोटैटो के अंदर, उसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने हमें बताया था। दैट्स वाई इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी एंड इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर एग्जाम में ये वाला पॉइंट हमसे पूछा जाता है। Now we going to the next point. Tillet in the 1755 research on the bunt disease of the wheat and he could not totally prove the causal organism. Tillet ने 1755 के अंदर डिजीज की बंट डिजीज के ऊपर रिसर्च की थी, लेकिन उसके जो उसका कोजल ऑर्गेनिज्म था उसको टोटली प्रूव नहीं कर पाए। सो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोज के बारे में बताया। इन्होंने कोज के बारे में बताया और लॉसेस के बारे में हमें बताया, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाए कि कोज के बारे में बता दिया, लॉसेस के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने ना इसका कोई इटोलॉजिकल फैक्टर को प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं दे पाए, और ना ही इन्होंने कोई और जो बाकी जो पॉइंट्स उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाए। सो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट को दोबारा से डिटेल से स्टडी किया प्रीवोस्ट ने 1807 के अंदर। इन्होंने टिलेट का एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया था वीट के अंदर, और ना सिर्फ इसको परफॉर्म किया था, ना सिर्फ इसके जो लाइफ साइकिल को डिस्कशन किया, बल्कि कंट्रोल मेजर को के बारे में बताया, यानी कि जो कॉपर सल्फेट के बारे में भी बताया हमें कि कॉपर सल्फेट के यूज़ से हम इसको डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बंट फंगस इज गोज टू द प्रीवोस्ट। नाउ वी गोइंग टू द बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि अभी तक जो डिजीजेस आएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दीज आर द फंगाई डिजीजेस। नाउ वी गोइंग टू द बैक्टीरियल डिजीजेस। सो T.J. Birrell in 1882 the first time reported a bacterial disease of the plant, that is fire blight of the beer caused by Erwinia amylovera. Erwinia amylovera, it's a first bacterial disease which is studied. So थॉमस जोनाथन ब्यूरर ने सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कवर किया था, कब, 1882 के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, डेट इज H. फ्लो। इन्होंने 1946 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया था, डेट इज जीन कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी इन द लिम्फोसाइट। इन्होंने जेनेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर एक रिलेशन फाउंड किया। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक्स है कहीं ना कहीं हमारे प्लांट पैथोलॉजी के साथ रिलेट करती है। इन्होंने एक जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था, और ये जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट इन्होंने एक जिस प्लांट के ऊपर जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो था लिंसीड था। लिंसीड रस्ट के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था,
जो लिंडसे ट्रस्ट का जो इटोलॉजिकल फैक्टर है, दैट्स विनोस्पोरा लाइनी, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, वन इज रेजिस्टेंस एंड अनदर इज ससेप्टिबिलिटी। रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ लड़ने की क्षमता होना, यानी कि रेजिस्ट करना, उसको किसी चीज़ को बचाना। ससेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ बचाव की शक्ति ना होना, मतलब ईजिली वो ससेप्टेबल हो जाएगा, उसको ईजिली डिजीज़ हो जाएगी। सो हर प्लांट में कोई ना कोई ऐसे जीन होते हैं जो कि उनको रेजिस्ट करते हैं बाकी पैथोजेंस के अंदर, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि उनको डिजीज़ कोज करते हैं। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर हम वीट और मस्टर्ड क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, सो एक डिजीज़ आती है डेट इज़ वाइट रस्ट, जो कि मस्टर्ड के अंदर आती है, अक्सर हमें मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन वो जो वाइट रस्ट जो डिजीज़ है वीट के अंदर नहीं आती, क्योंकि वीट के अंदर क्या है, वो रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है उसके अंदर, क्योंकि वो उस वाइट रस्ट के खिलाफ अपने रेजिस्टेंस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी मस्टर्ड क्रॉप है उसके अंदर वो जीन्स नहीं प्रेजेंट है। सो वो जीन ना प्रेजेंट होने के कारण वो क्या, उसके अंदर क्या आती है, ससेप्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अंदर ससेप्टेबल जीन्स है। ससेप्टेबल जीन्स होने के कारण हमारे जो अक्सर वाइट रस्ट जो डिजीज़ है अक्सर हमें देखने को मिलती है, एंड इट इज़ अ वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ द मस्टर्ड, बट इज़ नॉट अ मेजर डिजीज ऑफ द वीट। सो वीट की मेजर डिजीज इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस जीन उसके अंदर प्रेजेंट है। सो एच फ्लोर ने एक जेनेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर एक ब्रिज क्रिएट कर दिया, एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है वेंडर प्लैग। वेंडर प्लैग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इन द प्लांट, दैट्स व्हाई ही नोन एज द फादर ऑफ द एपिडेमोलॉजी। सो इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे रेजिस्टिंग के, एक तो वर्टिकल रेजिस्टेंस और एक है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। वर्टिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी होगी पैथोजेंस की, वो सभी जितने भी जीन्स है वो सभी के खिलाफ नहीं होगी, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पैथोजन के खिलाफ जो रेजिस्टिविटी होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर हमारा जो वीट प्लांट है, अगर उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सिर्फ अगर उसके अंदर वर्टिकल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, सो वो सिर्फ जो रेजिस्टिविटी दिखाएगा वो वाइट रस्ट के खिलाफ ही दिखाएगा, लेकिन बाकी पैथोजेंस के खिलाफ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी पावर है वो सभी जितने भी पैथोजेंस है खिलाफ इक्वली, यानी कि सभी जितने भी पैथोजेंस है सभी के खिलाफ इक्वल रेजिस्टिविटी दिखा सकता है। अगर वो वाइट रस्ट के खिलाफ भी इक्वल रेजिस्टिविटी दिखा सकता है, ब्लैक रस्ट के खिलाफ भी इक्वल रेजिस्टिविटी दिखा सकता है। सो दीज आर द डिजीजेस, स्पेशली जो ब्लैक रस्ट डिजीज है वो एक वन ऑफ द मेजर डिजीज ऑफ द वीट, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द किलर डिजीज ऑफ द वीट, जिसको हम आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। एंड वेंडर प्लैंक इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में अंदर क्या होता है, हम प्लांट्स की डिजीज के बारे में डिटेल में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में डिजीज में स्टडी करते हैं कि हाउ अ डिजीज डेवलप एंड हाउ इट्स इंटरफेक्ट एंड हाउ इट कॉजेज द लॉसेज इन अवर क्रॉप साइंस। सो दिस इज द फेस ऑफ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया। सो यहाँ तक हमने फंजाई की हिस्ट्री पढ़ी, बैक्टीरिया की हिस्ट्री पढ़ी, हमने जेनेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी की इंटरेक्शन के बारे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। सो नाउ द फेसेस ऑफ द कम्स अंडर द वायरसेस। हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो वायरस के ऊपर सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी 1886 के अंदर, एडल्फ मायर ने तंबाकू मोज़ेक डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो डिजीज़ कुड बी इंजेक्टेड इनटू हेल्थी प्लांट, यानी कि जो ये डिजीज़ है ये हेल्थी प्लांट में इजीली इंजेक्ट हो सकती है, और जो डिजीज़ इसमें हो रही है वो ना तो कोई बैक्टीरिया ना कोई फंगस है। लेकिन इनको प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था इनके पास, कि उनके पास इतनी कोई मेजर्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये डिजीज़ है एक बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन प्रॉपर इनका एविडेंस नहीं था। इन्होंने कहा था कि बैक्टीरिया जैसी कोई चीज़ के कारण होती है। Now we going to the next scientist, Levinsohn, to prove that tobacco mosaic virus could pass through the filter that retain the bacteria. So Levinsohn ने तंबाकू मोज़ेक वायरस को फिल्टर में से पास करके देखा। उन्होंने कहा कि जो ये वायरस है बैक्टीरिया को भी रिटेन कर सकता है, लेकिन ये उन्होंने सोचा कि बैक्टीरिया को अगर रिटेन कर सकता है तो इसका मतलब कोई ना कोई नया पैथोजन इसके अंदर है ही है। सो हालांकि इन्होंने डिटेल स्टडी नहीं की, लेकिन इनको थोड़ा बहुत एविडेंस मिल गया कि कुछ ना कुछ कोई एक नया पैथोजन है, कोई ना कोई एक नया लिविंग फैक्टर है। हालांकि एक लिविंग फैक्टर नहीं है, वायरस का एक मीजोबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो कि वायरसेस क्या होते हैं, जब वो होस्ट बॉडी, यानी कि जो हमारे वायरसेस होते हैं दीज आर द मीजोबायोटिक फैक्टर्स। जब ये मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द होस्ट होते हैं, तब तो ये क्या होते हैं, एज अ लिविंग बिहेव करते, तो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। लेकिन जब ये होस्ट प्लांट के अंदर होते हैं देन दे बिहेव एज लाइक द लिविंग फैक्टर। सो इसके कारण इनको हम एज अ मीजोबायोटिक फैक्टर भी के नाम से भी जानते हैं। सो उसके बाद विजरिंग प्रॉपरली स्टडी द मोज़ेक डिजीज एंड कन्फर्म दैट इट्स नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज बिलीव दैट इट इज अ कॉन्टैगियम विवम फ्लूडियम एंड आल्सो यूज द टर्म वायरस फॉर द इन्फेस्टियस। इन्होंने इसके लिए एक टर्म भी यूज़ की जिसका नाम क्या दिया गया, वायरस फॉर द इन्फेस्टियस फ्लूइड। सो इन्होंने इसको एक नाम भी दिया गया, पहले उन्होंने नाम दिया कॉन्टैगियम विवम फ्लूडियम का नाम दिया, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर वायरस रख दिया। सो विजरिंग की जो एक्सपेरिमेंट था इससे ये प्रूफ होगा कि हाँ एक नई चीज़ है, और नई चीज़ होने के साथ साथ इसका एक नया नाम भी रख दिया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया, वायरस।
नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट वीएम स्टैनली। वीएम स्टैनली एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1935 इन 1935 टीएमवी ली, दैट इज तंबाकू मोज़ेक लीव्स विद इन्होंने ट्रीट किया था विद अमोनियम सल्फेट एंड ऑब्टेन क्रिस्टल प्रोटीन एंड गॉट द नोबेल प्राइज। सो इन्होंने तंबाकू मोज़ेक लीव्स को अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट किया और एक क्रिस्टल प्रोटीन को ऑब्टेन किया, क्योंकि हमारे जो वायरसेस होते हैं उनके आसपास जो कोटिंग होती है, जो उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है और अंदर क्या होता है, इनका एक जेनेटिकल मटीरियल होता है। सो इन्होंने क्या किया कि जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन उसको बाहर से मतलब इन्होंने सेपरेट किया था। सो दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज। एंड आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द प्लांट पैथोलॉजी वर्ल्ड who got a Nobel Prize. Then we go to the Theo Daniel. He discovered the viroid, that is potato spindle tuber was the first disease reported to have a caused by a viroid. So इन्होंने एक नई टाइप के वायरस को डिस्कवर किया जिसको इन्होंने नाम दिया विरोइड, क्योंकि ये जो वायरस है थोड़ा अलग था। विरोइड इज डिवॉइड ऑफ एनी प्रोटीन, इसके पास कोई प्रोटीन कोट नहीं थी, यानी कि जो वीएम स्टैनली का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसके अंदर प्रूव मतलब वो इसमें अंदर मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसके पास खुद का कोई प्रोटीन कोट नहीं था। एंड इट्स कंटेन RNA एज अ हाई मोलिकुलर वेट, और इसका जो जेनेटिकल मटीरियल क्या था RNA था, यानी कि इसके पास खुद का जो जेनेटिकल मटीरियल था वो वायरस से थोड़ा डिफरेंट था। हालांकि वायरस के अंदर जो इसका जेनेटिकल मटीरियल होता है वो DNA भी हो सकता है, उसका RNA भी हो सकता है, लेकिन जो विरोइड्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिकल मटीरियल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ RNA ही होता है। उसके बाद एक जापानीज साइंटिस्ट आए डोई, इन्होंने 1967 के अंदर MLO दैट इज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया एंड दे आर द लार्जर देन वायरसेस बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हालांकि ये वायरसेस से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं। और जितने भी MLO होते हैं, जितने भी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो ये इटोलॉजिकल जो लिविंग फैक्टर जो डिजीज को होते हैं, ये यहाँ तक येलोइंग डिजीज करते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, यानी कि इनके कारण हमारे प्लांट्स में जो पत्ते पड़ते हैं ज़्यादातर जो येलो सिम्टम अक्सर एक कॉमन एक डायग्नोसिस सिम्टम आप कह सकते हो। ये आपको आने वाले दिनों में आप और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम माइक्रोप्लाज्मा के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द होल वर्ल्ड। नाउ वी चेक आउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर प्लांट पैथोलॉजी की क्या क्या हिस्ट्री रही। सो KR कृतिकर वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द फंजाई इन द प्लांट इन इंडिया। सो KR कृतिकर पहले ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कलेक्ट किया फंजाई को, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। इनकी जो रिसर्च वर्क था वो कॉटन के ऊपर था, कॉटन की विल्ट डिजीज इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद EJ बटलर दैट इज एडविन जॉन बटलर वॉज द फादर ऑफ द plant pathology in India and he wrote a book Fungi and Diseases in Plants in 1918 and he is the first director of the Empirical Mycological Institute in England. So IMI जो कि इंग्लैंड के अंदर है। सो ये ऐसे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे, हालांकि एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पहले एक साइंटिस्ट इन्होंने जो कि रखे गए थे IR के अंदर, ARI के अंदर दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। इनको एज अ रिसर्च वर्कर के लिए रखा गया था। अराउंड इन्होंने 18 से लेके 20 ईयर्स तक हमारे इंडिया के अंदर स्पेंड किया और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क किया। हालांकि पहले ये एज अ इंग्लैंड के अंदर वर्क करते थे और ऑल्सो द डायरेक्टर, पहले ही इंग्लैंड के अंदर वहाँ की माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, बाद में ही इंडिया के डायरेक्टर बन गए। सो इन्होंने एक बुक भी रोट की थी दैट इज फंजाई एंड डिजीज इन द प्लांट इन 1918। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं दैट इज BB मुंडेकर। इन्होंने इंडियन फाइटोपैथोलॉजी सोसाइटी की इन्वेंशन की, इस्टेब्लिश किया उनको, क्योंकि उससे पहले हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं थी। हालांकि एग्रोनॉमी की सोसाइटी थी, सॉइल साइंस की सोसाइटी थी और वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी थी, लेकिन इंडिया की ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी। सो इंडिया की इस सोसाइटी को इसने इन्वेंट किया, BB मुंडेकर ने किया और उन्होंने एक जर्नल को भी डिस्कवर किया दैट इज इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, जो कि आज भी मंथली और बाई मंथली बेसिस पे आज भी ये पब्लिश होता है। एंड ही आल्सो रोट एन बुक दैट इज फंजाई एंड प्लांट डिजीज इन द 1949। So that's all. This is the history of the plant pathology. So thank you students for the watching this lecture. So आपको कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और एग्रीमून चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आने वाले लेक्चर के अंदर हम प्लांट पैथोलॉजी के बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये कैसा लगा इसको ज़रूर हमें कमेंट सेशन में बताना और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। So thank you students.